हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर देवांशी मिश्रा। मैं रिप्रोडक्टिव मेडिसिन और स्पेशलिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट हूं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में। और बहुत कॉमनली लोगों को ये मिसकंसेप्शन रहता है कि अगर पीरियड्स इरेगुलर हैं या एबनॉर्मल हैं तो कारण पीसीओडी ही होगा। ऐसा हमेशा नहीं होता। इरेगुलर पीरियड्स के बहुत सारे कारण होते हैं और अकॉर्डिंगली अलग अलग इलाज होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इरेगुलर पीरियड्स क्या होता है, कब हम इसे एक नॉर्मल वेरिएशन कहते हैं, कब एबनॉर्मल पीरियड्स कहा जाता है और इसके अंडरलाइंग क्या क्या कारण होते हैं और उन्हें हम कैसे डायग्नोस करते हैं और कैसे ट्रीट करते हैं। नॉर्मल पीरियड्स जो होते हैं वो 3 दिनों से लेकर 8 दिनों तक लास्ट करते हैं एंड यूजुअली 21 से 35 डेज के गैप में आते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी एक महीने में पीरियड आया था किसी डेट पे, फिर उसके बाद यदि 30 डेज के बाद आ रहा है, 3-4 दिन रह रहा है, तो वो एक नॉर्मल पीरियड सिनेरियो कहा जाएगा। अगर इसका वेरिएशन 32 डेज भी हो गया, मान लीजिए कोई नेक्स्ट साइकिल में 32 डेज के बाद भी आया, तो भी ये नॉर्मल कहलाएगा क्योंकि ये 21 से 35 डेज के गैप से आया है। यदि पीरियड्स 3 दिन से कम आते हैं, 8 दिनों से ज़्यादा आते हैं या 21 दिन से पहले आ जाते हैं या 35 डेज के बाद आते हैं, अगर ब्लीडिंग बहुत हैवी होती है, हैवी ब्लीडिंग में यानी कि पैड्स पूरे पीछे तक सोख होके 3-4 पैड से ज़्यादा रोज लग जाते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ इससे अफेक्ट हो रही है, मतलब कि डे टू डे कामकाज करना ही मुश्किल हो गया है हैवी ब्लीडिंग की वजह से, तो फिर इसको हम एबनॉर्मल पीरियड्स कहते हैं। एंड इवन अगर पीरियड्स इरेगुलरली पूरी साइकिल में इरेगुलरली स्पॉटिंग ऑफ एंड ऑन चल रही है, मतलब थोड़ा थोड़ा छींटे जैसा आता रहता है महीने भर, तो वो भी एबनॉर्मल पीरियड्स कहलाता है। जब हम एबनॉर्मल पीरियड्स के लिए इवैल्यूएशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम ये जानते हैं कि उनके पीरियड्स इस पैटर्न के कब से आ रहे हैं, कितना टाइम हो चुका है, कितने महीनों से इस तरीके का पैटर्न है और पेशेंट के अकॉर्डिंग इसका रीज़न क्या है। इसके अलावा ब्लीडिंग कितनी हुई है, कितने पैड्स रोज यूज़ करने पड़ रहे हैं, कितने इंटरवल्स पे पीरियड्स आते हैं एंड पीरियड के साथ पेन एसोसिएटेड है या नहीं है। इसके अलावा पेशेंट ने कोई हार्मोनल मेडिसिन ली हैं क्या रिसेंटली या कोई और दवा स्टार्ट की है क्या रिसेंटली। तो एक डिटेल्ड हिस्ट्री के बाद फिजिकल एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले देखते हैं कि पेशेंट का वजन उनके हाइट के अकॉर्डिंग सही है या नहीं, कहीं थायराइड ग्लैंड एनलार्ज तो नहीं है, उनमें अनीमिया के और कोई सिम्टम्स हैं क्या, कोई और साइंस हैं क्या अनीमिया के, ये हम इवेल्युएट करते हैं। इसके अलावा एक बार पर एब्डोमेन चेक किया जाता है, यानी कि पेशेंट के पेट को भी हम छू के देखते हैं। कई बार यूट्रस इतना बड़ा हो जाता है साइज में कि पेट से ही हमें यूट्रस पता चलने लग जाता है, जो कि नॉर्मली नहीं पैल्पेबल होना चाहिए। फिर हम एक पर स्पेक्युलम एग्जामिनेशन करके देखते हैं, जिसमें कि हम पेशेंट को लिथोटमी पोजिशन में लेटा के फिर सर्विक्स को एग्जामिन करते हैं कि सर्विक्स के ऊपर कहीं कोई छाला तो नहीं है, कोई पॉलिप तो नहीं है, कोई लोकल लीजन तो नहीं है जो ब्लीड कर रहा हो या इन्फेक्शन हो। तो ऐसी चीज़ें हम देखते हैं। फिर हम एक पीवी एग्जामिनेशन भी करके देखते हैं, जिसमें कि हमें पता चलता है कि कहीं यूट्रस का साइज़ क्या है, कहीं कोई पेन पता चल रहा है क्या पेशेंट को, ये इवैल्यूएट करते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस में कुछ ब्लड टेस्ट आते हैं, जिसमें हम हीमोग्लोबिन देखते हैं कि कहीं बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस की वजह से खून की ज़्यादा कमी तो नहीं हो गई जिसमें खून चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़े। एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट हम ज़रूर कराते हैं, क्योंकि जब भी किसी रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन को एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है तो एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट मैंडेटरी टेस्ट होता है, क्योंकि अगर ये प्रेगनेंसी हुई तो उसका मैनेजमेंट टोटली डिफरेंट होता है। फिर एक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होता है, जिसमें कि हमें यूट्रस के बारे में पूरा पता चलता है कि कोई गठान तो नहीं है, पॉलिप तो नहीं है, यूट्रस का एनलार्जमेंट है क्या, एडिनोमाइसिस है क्या, या ओवरी में कोई सिस्ट तो नहीं है, या पूरे पेल्विस में और कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, हमें इसका अंदाज लगता है। अब हम जानते हैं कि इसके इम्पॉर्टेंट कारण क्या होते हैं। कुछ स्ट्रक्चरल कॉजेज होते हैं और कुछ फंक्शनल कॉजेज होते हैं। स्ट्रक्चरल कॉजेज में इंपॉर्टेंट कॉजेज होते हैं पॉलिप। तो पॉलिप एंडोमेट्रियम में हो सकता है, यानी कि यूट्रस के अंदर, या फिर सर्विक्स में हो सकता है। यदि पॉलिप सर्विक्स में है तो उसे एक ओपीडी प्रोसीजर के द्वारा निकाला जा सकता है, जो कि एक बहुत ही माइनर प्रोसीजर है। और अगर एंडोमेट्रियम में है तो हिस्ट्रोस्कोपी के थ्रू, यानी कि दूरबीन के थ्रू उसे निकाला जा सकता है, वो भी एक माइनर प्रोसीजर होता है। फिर सेकेंड रीजन होता है एडिनोमाइसिस, यानी कि बच्चेदानी की सूजन। इसमें एंडोमेट्रियम, यानी कि जो यूट्रस के अंदर के एंडोमेट्रियम के ग्लैंड्स हैं, वो यूट्रस के मसल वाले पार्ट में घुसने लग जाते हैं, जिसकी वजह से यूट्रस पेनफुल हो जाता है, एनलार्ज्ड हो जाता है साइज में। तो ये भी सोनोग्राफी में पता चल जाता है। और इसके इलाज में खाने वाली गोलियां या ज़रूरत पड़ने पर मिरेना नाम की एक डिवाइस यूट्रस में रखी जा सकती है। और बहुत ही रेजिस्टेंट केसेस में हिस्टेक्टमी की भी ज़रूरत पड़ सकती है।
तीसरा कारण होता है फाइब्रॉइड्स। तो फाइब्रॉइड्स के बारे में तो सभी जानते हैं, ये यूट्रस में पाए जाने वाली गठान है और अगर ये एंडोमेट्रियम की तरफ ग्रो कर रही होती है तब इससे कई बार हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा एक रीज़न होता है जिसे कि हम एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कहते हैं, जिसमें कि यूट्रस के अंदर की परत मोटी हो जाती है। तो इस कंडीशन में यूजुअली मेडिकली मैनेज कर सकते हैं हम और ज़रूरत पड़ने पे मिरेना नाम की डिवाइस रखी जा सकती है और इन पेशेंट्स को फॉलोअप में रखना पड़ता है। एक और इम्पॉर्टेंट कारण होता है एंडोमेट्रियम की मैलिग्नेंसी यानी कि कैंसर। तो ये कैंसर एंडोमेट्रियम का हो सकता है या सर्विक्स का हो सकता है। ये दोनों कैंसर्स एबनॉर्मल ब्लीडिंग करा सकते हैं। तो इस पूरे इवैल्यूएशन में हमें ईजिली पता चल जाता है कि कौन से पेशेंट्स को ये वाली प्रॉब्लम है और ये बहुत ही रेयरली पाया जाता है। एक और कारण जो आजकल बहुत कॉमनली पाया जाता है वो है इस्थमोसील। इस्थमोसील का मतलब होता है सिजेरियन सेक्शन का जो स्कार होता है यूट्रस पे वो ठीक से हील नहीं होता और वो एक डिफेक्ट बन के रह जाता है। तो उसमें मेंस्ट्रुअल ब्लड कलेक्ट हो जाता है और फिर वो पूरे महीने भर थोड़ा थोड़ा स्पॉटिंग करके मैनिफेस्ट करता है। ये एक बहुत कॉमन रीज़न होता है एबनॉर्मल ब्लीडिंग का, जिसमें कि पीसीओडी के केसेस इंक्लूड होते हैं, जिसमें प्रोलैक्टिन डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, थायराइड हार्मोन के डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। तो बेसिकली कोई भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस होने की वजह से जब एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है यानी कि ओव्यूलेशन ठीक से नहीं होने की वजह से फिर पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। फिर एक रेयरली पाया जाने वाला रीज़न है कोएगुलोपैथी, मतलब कुछ लोगों को जिनमें ब्लड क्लॉटिंग सही से नहीं होती है इसीलिए प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग चलती रहती है। तो इन मरीजों को यूजुअली जब से पीरियड स्टार्ट होते हैं तब से ही हैवी ब्लीडिंग की हिस्ट्री होती है। इनका भी फिर पूरा डिटेल्ड वर्कअप होता है कोएगुलोपैथी का और उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट किया जाता है। लास्टली इन्फेक्शन, एंडोमेट्रियम का इन्फेक्शन जिसे एंडोमेट्राइटिस कहते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है और इसके लिए भी हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो ऐसे और कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।